आज हम पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक विद्यासागर नोटियाल हैं, पढ़ेंगे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। खोली अर्थात झोपड़ी, छोटा सा मकान, मिट्टी से भरा एक कंटर अर्थात कनस्तर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक मतलब सभी लोग उस मिट्टी बेचने वाली को जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो ऐसा लगता है जैसे टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती थी। और यह लाल मिट्टी कौन बेचती थी? माटी वाली। टिहरी शहर में एक औरत थी जो लाल मिट्टी बेचा करती थी, और अगर वह लाल मिट्टी नहीं बेचती तो क्या होता कि उनके शहर में कार्य नहीं चलता, चूल्हे नहीं जलते। ठीक है, माटी की जरूरत उन्हें पड़ती रहती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खान है ही नहीं। भागीरथी और भीलगाना, 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक क्या हो जाते थे? बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले के ऊपर, गोल डिल्ला सिर पर बोझा रखने के लिए एक कपड़े की तो वो बना दी जाती है, गोल गोल गद्दी सी, जिसे कपड़े की गद्दी को गोल डिल्ला भी कहा जाता है। डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलभुल ऊपर तक भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कट्टर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती थी। अब क्या होता था, कनस्तर के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है तो उसमें मिट्टी भरने और मिट्टी निकालने में परेशानी होती थी। इसलिए क्या करा, उस मिट्टी वाली ने उस कनस्तर के ढक्कन को काट दिया, तो उसमें वो आसानी से मिट्टी भर लेती थी और उसमें से आसानी से मिट्टी निकाल कर सभी लोगों को बेच दिया करती थी। खदान थे वहाँ पर टिहरी क्षेत्र में लाल मिट्टी के, तो वो वहीं से मिट्टी लाया करती थी। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम में आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां ले आई। जिसके घर वो माटी बेचने गई थी, उस माटी वाली की जो मालकिन थी उसकी बात इसमें बताई गई है। तो वो माटी बेच रही है और माटी बेचने वाली मालकिन के सामने घर से भी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है कि हमारे घर भी माटी दे जाना। लेकिन वो कहती है ठीक है अभी आती हूँ। उससे पहले जिसके घर वो माटी बेच रही है वो कहती है उससे कि तू बहुत अच्छे टाइम पर आई है, चाय का समय हो रहा है और खाने के वक्त पर जो कोई आता है वह भाग्यवान होता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियाँ ले आई। रोटियाँ उसे सौंप कर फिर वह अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज नज़रों से देखा और उस वक्त वो अकेली थी, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी से एक झटके में खोला और उसे क्या करा, सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद जब उसने अपने कपड़े के डिल्ले को, जो मैंने बताया था एक छोटी सी गद्दी बनाए रखते हैं, उसे मोड़ा और उस पर क्या करा, उसे फिर सीधा करा और उसकी एक तय करके फटी हुई चादर का एक पुराना कपड़ा था वो। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा। 2 रोटी दी थी मालकिन ने,
तो क्या करा, उसने एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी और साथ ही अपना मुंह यूं चलाने का नाटक करने लगी कि जैसे कि माँ वो रोटी को खा रही है, लेकिन एक रोटी उसके पास थी और एक रोटी को खाने का वो दिखावा कर रही थी। एक रोटी तो उसने मोड़ कर रख दी थी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग, कुछ नहीं है अभी, इसी चाय के साथ पी ले। मतलब ये ले चाय और इसके साथ कोई सब्जी वगैरह नहीं है, इसी चाय के साथ तू इस रोटी को खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए मतलब उसमें फूंक मार मार कर लंबी फूंकें मारने लगी और उसे क्या करने लगी, खाने लगी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय भी सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। ठकुराइन ने माटी वाली बोली मालकिन से कि चाय तो बहुत अच्छा साग है, मतलब बहुत अच्छी सब्जी है ठकुराइन। भूख तो अपने आप में ही साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं, पूरे बाजार में किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। मतलब पहले क्या होता था, पीतल के बर्तन चला करते थे, अब तो स्टील धातु के चलते हैं ना, पहले पीतल के चलते थे। तो मतलब लोग समझते थे अब अगर खरीदने चले तो पीतल के बर्तन कहीं भी बाज़ारों में नहीं मिलते हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर में चक्कर काट कर लोग हैं। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को इतने कम दाम में मैं कैसे बेच सकती हूँ, मेरा दिल तो गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम है, तंगी के दिनों में भी कोई भी अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ खाने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनके हम लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर देखो, पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से मतलब ऐसे ही भाव इकट्ठा करते हैं और ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी अब गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे मतलब बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मुंह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर ही पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में छोड़कर इस शहर को हम कहाँ जाएंगे। तो अब जो माटी वाली है वो बोलती है, ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे इस शहर से जाना पड़ा मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है ना। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने घर की ओर चली गई। मतलब वो वहाँ से बाहर जाने लगी। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ 2 रोटियां उसे और मिल गईं। उसके पास कितनी रोटियां हो गई थी, एक तो उसने अपने कपड़े में बांध दी थी, तो 2 उसे और मिल गई। उसने भी उन्हें अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने, वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। बुढ़े के लिए मतलब अपने पति के लिए लेके जा रही है। अब उसके पास 3 रोटियां हो गई। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा वो सोचने लगती है जो माटी वाली है कि मेरे घर पहुंचते ही यह जो बुढ़ा है कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। 1 रोटी उसने खा ली और 1 रोटी जो पहली मालकिन के यहाँ से मिली थी वो रख ली और 2 रोटी दूसरी मालकिन के यहाँ से उसे मिल गई। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, मतलब बहुत खुश होगा। बेटा वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत दिनों से खाने के लिए अन्न नसीब नहीं होता है, गरीब लोग, है ना। तो वो बहुत खुश होता, उसने अपने मन में वो बातें सोचती जा रही थी। साथ में वो ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ नहीं है अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी की भोजन मीठा। मतलब वो सब बातें अपने दिमाग में ये इमेजिन कर रही थी कि मैं घर जाऊंगी, अपने पति को मैं खाना दूंगी तो वो क्या पूछेगा, सब्जी तो नहीं है, तो मैं उसे बोल दूंगी कि भूख मीठी होती है, ये भोजन मीठा होता है। उसका गांव क्या था, शहर के पास से इतना भी पास नहीं था, बहुत दूर था, और कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो उसको लग ही जाता था। और वह रोज़ सुबह निकल जाती थी वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान था, वहाँ से मिट्टी खोदती, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, ज़मीन का कोई टुकड़ा भी नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह गुजारा कर रही थी। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों को बेगार करनी पड़ती है। बेगार का अर्थ होता है ऐसा काम जिसका हमें कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं होता, हमें कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता, मतलब फ्री में काम करना बेगार कहलाता है। नहीं, वह आज एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी,
माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। ठीक है, प्याज को कूट कूट कर वह उसे जल्दी तल लेगी और बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। उसने अपने मन में सोच लिया कि वो घर जाएगी और 1 पाव प्याज खरीद देगी और प्याज को खरीदने के बाद उसे तलेगी और उससे पहले वो रोटी उसको अपने पति को दिखाएगी नहीं। और रोटी दिखाएगी तो फिर उसके पति को मतलब ये होगा ना, भूख लगी होगी तो वो जल्दी से रूखी रोटी खा लेगा। तो सब्जी के तैयार होते ही वह उसके सामने वो 2 रोटियां रख देगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसने सोचा कि 3 रोटियां हैं मेरे पास, तो 2 तो नहीं खा पाएगा, वो 1.5 ही खा पाएगा और बाकी बची 1.5 रोटियों को माटी वाली ने क्या करा, अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो पहले ही वो खा चुकी है। मन में ऐसा सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह चौंका भी नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराती हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी वाली को छोड़कर जा चुका था। जिस तरह से जब माटी वाली आती थी घर में तो उसका जो पति था वो उसको आहट को सुनता था, उसको देखता था, तो उससे बार बार वो अपने दिल में यही बात ला रही थी कि वो घर जाएगी, किस तरह से खाना देगी, किस तरह से रोटी देगी, कैसे वो सब्जी बनाएगी। तो उसने यही सोचा कि जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके जो पति था, उसका जो बुढ़ा था, उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो उसने क्या करा कि माटी वाली को जब देखा कि उसने उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसने देखा कि माटी वाली के बुढ़े को अब रोटी की ज़रूरत नहीं है। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसको छूकर देख लिया था और माटी वाली को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब से उसने पूछा, कहाँ रहती हो तुम? तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हूँ? माटा खान से लाती हूँ माटी। मतलब जो वहाँ कर टिहरी बांध पुनर्वास का जो अधिकारी था वो उससे बार बार ये बातें पूछा जा रहा था कि तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, क्या है? बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। इस तरह से सबसे पहले तो सर्वप्रथम उससे माटी वाली का पति उससे छिन गया था, वो मर गया था। उसे उस बात का बहुत दुख पहुंचा कि अगर वो जाती, उसे खाना खिलाती, उसके लिए सब्जी बनाती, उसे रोटी दिखाती तो वो बहुत खुश होता। परंतु जिस प्रकार वो रोज़ आहट सुनकर उसकी तरफ देखता था और आज उस बुढ़े ने कुछ भी नहीं करा और उसने उसको छूकर देखा तो वो मर चुका था। और इसके बाद वो वहाँ पर क्या था, जिस घर में वो झोपड़ी में रहा करती थी तो टिहरी पर बांध बनने वाला था, टिहरी क्षेत्र में। तो वहाँ का जो अधिकारी था वो पूछता था, कहाँ रहती हो, हमें इसके कागज़ चाहिए, हमें इसका बांध बनाना है। तो वो पूछती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वालों में से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात वो जहाँ से माटी लेकर आती थी वो उसके लिए बहुत अच्छी जगह थी और वहाँ पर भी अब पानी भरने लगा था। वो उस खदान में से माटी को खोद खोद कर सबके घरों में माटी बेचती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। परंतु बाढ़ आ जाने के कारण वो जो खदान थी वो क्या होने लगी थी, भरने लगी थी और उसमें माटी भी ख़त्म हो गई थी। तो वो यही कहती है कि माटी वालों का तो सिर्फ एक गरीब लोगों का तो एक शमशान रहता है और वो शमशान भी नहीं उजड़ना चाहिए। वो यहाँ से कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। और जो उसका पति था, जो उसके जीवन का सहारा था, वो भी अब नहीं रहा है। तो इस बात की कल्पना बहुत ही मतलब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, किस तरह से मैं रहूँगी। ठीक है, मतलब ये था कि जो माटी वाली है वो अपना जीवन कैसे चलाती थी, अपना गुजारा कैसे करती थी। माटी बेच कर, खदान में से माटी बेच कर टिहरी क्षेत्र में जहाँ पर बहुत मुश्किल से माटी मिलती थी, मिट्टी वहाँ बेचती थी और अपनी माटी बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। तो वो यही सोचती है कि जब उसे एक घर में माटी बेचती है तो वहाँ से 2 रोटी मिलती हैं। वो क्या करती है, एक रोटी को अपने पास रख लेती है और एक रोटी को खा लेती है। उसके बाद वो दूसरे घर में जब वो देने जाती है तो वहाँ पर भी वो दोनों रोटी अपने पास रख लेती है और दोनों सोचती है कि मेरे पास अब 3 रोटी है, मैं घर जाऊँगी, अपने बुढ़े को दिखाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी,
साग बनाऊंगी, है ना, साग सब्जी बनाऊंगी और अपने पति को खिलाऊंगी, लेकिन उससे पहले उसका पति उसको छोड़कर जा चुका होता है।